माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन आवर नंबर 121. महोदय प्रश्न संख्या 121. Let the answer be given. Laid on the table of the House. जी, सप्लीमेंट्री. महोदय, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. मेरा प्रश्न हरियाणा में जाटों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी रही है, जिसके कारण राज्य में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है. तो माननीय मंत्री जी से हमने ये प्रश्न जानना चाहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर सही नहीं दिया. इनकी चूंकि गुप्तचर एजेंसियों ने इनको बताया नहीं है. हमारा कहना है कि भाजपा और केंद्र सरकार की आप प्रश्न पूछिए. सरकार मानवर कुंभकर्णी नींद सोती रही, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. तो माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं हम कि माननीय मंत्री जी, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गुप्तचर एजेंसियों ने जाट आंदोलन के संबंध में समय से पूर्व सूचना केंद्र और सरकार को दी थी? यदि दी थी तो केंद्र और राज्य सरकार ने जाट नेताओं से बात क्यों नहीं की? थैंक यू. जिससे सरकार की बेनकामी की वजह से गैर जाट समुदाय के लोगों को सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए. और मारा गया. सिविल वार प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हजारों करोड़ की संपत्ति नुकसान हुई है और लोग बेकसूर मारे गए. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो बातें कही हैं वो सही है कि 19 को रात को वहाँ जब शुरू हुआ आंदोलन जाटों का और वो एक वायलेंट रूप का धारण लिया, उसके बाद काफ़ी डैमेजेस हुआ है और लोगों के जाने भी गए हैं, जो डिटेल्स में अगर सदन चाहेगा तो हम रख सकते हैं. उसमें केंद्र की ओर से कोई जो फेलियर उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं है. जो इंटेलिजेंस इनपुट्स और जो हमारे यहाँ से एडवाइजरी जो जाना है समय समय में जाते रहे हैं और राज्य सरकार ने भी कोऑर्डिनेशन ग्रुप में अपने स्टेट पुलिस के माध्यम से जो काम करने का जरूरी चीज़ था वो किया है. मगर जो आंदोलन का जो प्लीज आंदोलन, लेट दी मिनिस्टर फिनिश. नहीं सुन, देखिए नरेश जी, इट्स नॉट योर क्वेश्चन. नरेश जी, इट्स नॉट योर क्वेश्चन. इंटेलिजेंस इट्स नॉट योर क्वेश्चन. वो माननीय सदस्य को मालूम है कि इंटेलिजेंस का पूरा भाषा को यहाँ तो हम खोल के पढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको ब्यौरा दे रहे हैं कि जानकारी दिया गया है. मगर जो आंदोलन जो एक बहुत वायलेंट रूप का जो धारण लिया है, वो एक अचानक रूप से जो लिया है, उसके लिए अफसोस वहाँ का राज्य सरकार ने भी जताया है, केंद्र सरकार ने भी उसका गंभीर रूप से इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया है. इसलिए राज्य सरकार ने एक कमेटी, प्रकाश सिंह कमेटी जो गठन किया है, वो एक्ट ऑफ ओमिशंस और कमीशंस, क्योंकि कुछ कमियां जरूर रहे हैं, इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए जो कमेटी बिठाया है, कमेटी ने अपना काम शुरू किया है और तुरंत हम समझते हैं कि जल्द से जल्द सामने में आ जाएगा कि कमियां कहां रहे हैं. थैंक यू. दूसरा प्रश्न. महोदय, जो हमने प्रश्न किया था उसका उत्तर माननीय मंत्री सही नहीं दिया. इसी तरह से मानवर हम जाट आरक्षण की तरह उत्तर प्रदेश से लगा के कई राज्यों ने भी पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग में शामिल करने के लिए सिफारिशें भारत सरकार को आई हैं. उत्तर प्रदेश मानवर कहार, कश्यप, निषाद के और मल्लाह, प्रजापति कुमार, भर प्रजापति को उनकी मूल जाति मझवार, गोंड, बेलदार, तुराया, शिल्पकार, तरमाली में परिभाषित करने के लिए सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई थी. मानो हम चाहते हैं कि घटना के पहले अगर ये बात कर लेते तो एक गैर जाट लोगों के ऊपर जो है हमला किया गया, वहाँ उनकी संपत्ति की चिन्हित कर करके नुकसान किया गया, वो नुकसान ना होता तो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार पर क्या एक्शन लिया, ये हम जानना चाहते हैं. उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं. नरेश जी, he does not need an interpreter. प्लीज. अध्यक्ष जी, जो जान माल का नुकसान और प्रॉपर्टी डैमेज सारा जो ब्यौरा है वो तो राज्य सरकार बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से मैं ये बता सकता हूँ कि राज्य सरकार, हरियाणा का राज्य सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं. अभी तक 1.212 करोड़, 1 करोड़ 12 लाख रुपया उन्होंने ऑलरेडी वितरण कर चुके हैं और तीन करोड़ नहीं, वो प्रक्रिया है, आपको देखिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. प्लीज नरेश जी, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग? नो सॉरी, देखिए नहीं सुनिए, ये आपका सवाल आपका नहीं है, उनका है. यहाँ दल की बात नहीं है. क्वेश्चंस आर इंडिविजुअल टू द मेंबर.
प्लीज नहीं प्लीज डोंट डू दिस। नहीं नरेश जी, यू आर टू सीनियर अ मेंबर नॉट टू नो द रूल्स। राजेश, आप हमको धन्यवाद देना चाहिए कि राज्य सरकार का जो डिटेल ब्यौरा भी हम सदन में रख रहे हैं, आप वो सुनना चाहिए। मैं भाई इसलिए नरेश जी प्लीज आप बैठ जाइए। ऑनरेबल मिनिस्टर, 1 मिनट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 12 फरवरी 2016 को अखिल भारतीय जाट आरक्षण जो संघर्ष समिति है उसने एक रैली का आयोजन किया था। उसके बाद तुरंत वहां की हरियाणा सरकार ने अपने कृषि मंत्री को उनसे बातचीत करने के लिए भेजा, लेकिन वह बातचीत विफल रही, उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तो फिर 14 तारीख को जाट स्वाभिमान रैली के पश्चात आंदोलन फिर से शुरू कर दिया गया था। आंदोलन उस वक्त हिंसक हो गया था जब 19 फरवरी को एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के समीप दिल्ली बाईपास रोड पर प्रदर्शनकारियों की एक हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूर होकर गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें कि 3 जाट जो आंदोलनकारी थे उनकी मौत हुई थी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक इंटेलिजेंस का प्रश्न है, स्टेट के पास भी उसकी जानकारी थी कि आंदोलन होने वाला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यह मानकर चल रही थी कि उनके प्रतिनिधियों के साथ, उनके डेलीगेशन के साथ हमारी बातचीत हो रही है, इसका कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है, उचित समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी की गई थी। कहीं पर चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि कहीं पर कोई लैप्सेस हुए। थैंक यू। कुमारी शैलजा। है क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, काफ़ी डिटेल में जवाब दिया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सर, जहाँ इतना जान माल का नुकसान हुआ हो, 30 जानें गई हैं और एसोचैम ने कहा है उनके अंदाजे से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हरियाणा में हुआ है। सर, इनकी इंटेलिजेंस किस प्रकार की इंटेलिजेंस रही कि इतना नुकसान हुआ? इनके मंत्रियों के मकान लूटे गए, जलाए गए, हमारे विधायकों के मकान लूटे गए, जलाए गए और व्यापक रूप से हर समुदाय के लोगों के साथ इतना नुकसान हुआ है सर, चाहे व्यापारी हो छोटा, सर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये कहते हैं सर, मैं उसी से क्योंकि इन्होंने जवाब दिया, मैं उसी से सवाल पूछना चाहूंगी। बी और सी में जो कहा है कि हरियाणा, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाज केप्ट पोस्टेड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आल्सो इश्यूड एडवाइजरी। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमने उनको बताया। सर, इतना बताने के बावजूद उनकी अपनी इंटेलिजेंस थी। क्या ये नहीं मानते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ, इतना दर्दनाक, इतना ज़्यादा सीरियस मामला हुआ, क्या ये नहीं मानते हैं कि दिस वाज ड्यू टू अटर फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट? बिकॉज सर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम दिस आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आल्सो इश्यूड एडवाइजरी टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन 19th। सर, जब 19 को सारा जल रहा है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, लोग पुलिस को बुला रहे हैं, पुलिस भाग खड़ी हुई है, हजारों की पुलिस फोर्स है, आर्मी बुलाई जाती है, आर्मी पहुंच नहीं पाती है। क्या हो रहा था राज्य में? इज इट नॉट द अटर फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट? और आप मुआवजा किस प्रकार देंगे? ऊंट के मुंह में जीरा देंगे? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए से आपने शुरुआत की है। सर, मेरा सवाल यही है, इज इट नॉट द अटर फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट? और आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्या मलहम कैसे लगाएंगे? सर, मॉरली और पैसे के हिसाब से आप इसको कैसे करेंगे? और आगे इस तरह का कुछ ना हो
आप कैसे इंश्योर करेंगे? Thank you. And should not the state government That's all right. resign on this? Okay, you have asked Should your they question. not resign on Please. this, sir? सिर्फ अफसोस Please, करने you से have बात asked नहीं your होगी। question. हमें Sit down now. अफसोस है, Honorable हमें Minister, अफसोस है कि please. ये केवल अफसोस व्यक्त कर रहे You have हैं asked your और कुछ question. नहीं कर रहे Please sit down हैं। now. हमारा राज्य जला No, no, है, don't make a लोगों की speech. जान गई है, This is not an लेकिन occasion for इनको a speech. क्या मॉरल Chandra ji, रिस्पॉन्सिबिलिटी please. मानते हुए Please. राज्य Please सरकार sit को down. बर्खास्त You नहीं have asked करना your चाहिए। question. Let the honorable minister reply. अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जैसा हमारे सहयोगी किरण रिजिजू ने बतलाया कि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने श्री प्रकाश सिंह जो रिटायर्ड डीजीपी हैं उनकी चेयरमैनशिप में एक 3 मेंबर कमेटी जो है बना दी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जो एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन इसकी भी जांच करेगी। जांच रिपोर्ट आने के पहले किसी गवर्नमेंट के संबंध में यह कह देना कि उस गवर्नमेंट का अटर फेल्योर रहा, मैं समझता हूं कि उस गवर्नमेंट के साथ इंसाफ नहीं होगा, उस गवर्नमेंट के साथ न्याय नहीं होगा। तो एक बार उस जो प्रकाश सिंह की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी है उसके रिपोर्ट की हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि कितनी क्षति हुई है, कंपनसेशन किनको किनको देना है, क्या करना है, इसके संबंध में भी हरियाणा राज्य की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती रजनी सेकरी सिब्बल इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दी गई है। वह भी जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर उनके प्रतिनिधिमंडल से अथवा जो लोग भी वहां पर विक्टिम्स हैं उन सब सारे लोगों से बातचीत कर रही है। समस्या का समाधान निकालने की कोशिश यह राज्य सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से कि यह किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रश्न इसका नहीं है। वह एक राज्य सरकार है, यह केंद्र सरकार है और दोनों अपनी जिम्मेदारियों का यह निर्वाह कर रही हैं। सबके सहयोग की आवश्यकता है ताकि जो स्थिति पैदा हुई थी वहां पर उसका समाधान निकाला जा सके। श्री भूपेंद्र यादव। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने इस आंदोलन में बहुत त्वरित कार्यवाही करते हुए जो सेना की केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां भेजी उससे स्थिति पे काफ़ी नियंत्रण हुआ। लेकिन इसके संबंध में एक जो तथ्य आया है कि सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं जिसमें कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा भी इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। अब जब प्रकाश सिंह कमीशन आपने बनाया है तो क्या प्रकाश सिंह कमीशन में कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया जा रहा है? और अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया जा रहा है तो भविष्य में अपराधी और राजनीतियों का ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके कारण हिंसा हुई है इसके संबंध में क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? थैंक यू जी, जो कमेटी बनाया और पूरे डीजीपी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में वो सारा चीज़ जो एक्ट ऑफ ओमिशन से कमीशन जिसके वजह से इतना बड़ा घटना हुआ है उसमें चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी हो, सारा चीज़ को तो देखना पड़ेगा। इसलिए वो कमेटी का रिपोर्ट आएंगे तो वो इतना जो एक शांतिपूर्वक आंदोलन था वो एक किस तरह से बहुत ही वो आक्रोशित होकर के इतना एक अलग से रूप ले लिया, वो कैसे हुआ सारा चीज को देखेंगे। इसमें किसी एक नाम को लेकर भाई बैठ जाइए आप प्लीज। किसी नाम को लेकर के तो यहाँ आश्वासन देना मुश्किल है, लेकिन सारा मामला को जरूर वो जांच कमेटी देखेंगे, ये हम कह सकते हैं। श्री शरद यादव। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये कमेटियाँ बनाना एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागना रहता है। ये इतनी बड़ी घटना हुई है कि अब्दाली एक बार आया था इतिहास में, जिस तरह दिल्ली पूरी तरह से तबाह की गई थी इस तरह हरियाणा पूरा तबाह हो गया। पूरी पुलिस की फोर्स यानी थाने के थाने गायब हो गए। इन पर तो एक्शन अभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेटी कब लाएगी और कब रिपोर्ट देगी? मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अनुशासनहीनता लोगों ने की है, जिसके चलते जनता की ऐसी तबाही हुई है, छीन करके लोगों की दुकानें जलाई गई हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये आप जवाब देने का काम करिए कि प्रकाश सिंह की जो कमेटी है वो तो करेगी बाद में, लेकिन अभी जो अनुशासनहीनता पूरे
पूरे के पूरे हरियाणा में हुई है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन करवाएंगे, क्या मदद करेंगे? थैंक यू। वैसे सुन लीजिए। वैसे अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो सूचनाएं जो उपलब्ध हुई हैं उसमें लगभग 2012 FIR दर्ज किए जा चुके हैं और लगभग 370 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 20 मामले ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के द्वारा भी दर्ज किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई चल रही है और मैं समझता हूं कि रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और हमारे माननीय सदस्य श्री शरद यादव जी ने जो कहा, ये बात सही है। रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं, रिस्पॉन्सिबल हम लोग भी हैं, सब सारे लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं और हम सबको मिलजुल कर इस समस्या का समाधान कैसे निकले, यह प्रयत्न करना चाहिए। Question 122. Please. That question is over. 122. That question is over. Yes, sir. Let the Mukhtar sahab. Have you answered the question? Yes, All right. अमर पटेल साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। रिप्लाई में अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बैठ जाइए। मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में कहा, इंडियन मिस्टर बत्तर यूनियन आर नेगोशिएटिंग bilateral broad-based trade investment agreement covering various tracks. So far 15 rounds of negotiation have been held. मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 15 राउंड जो हुए हैं नेगोशिएशन के, उससे पहले क्या कोई सर्वे किया गया है? क्या हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उस पर इसका क्या असर होगा? बायलैटरल टॉक के बारे में प्रश्न पूछा, उससे पहले और सरकार बदलने के बाद जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके बारे में विस्तार से माननीय सदस्य को हमने लिखित रूप में बताया है। इंडिया ने जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है एशियान रिगार्डिंग सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ ही साथ जो क्वांटम वैल्यू ऑफ ट्रेड अब दीज 3 ईयर्स में है, 2014-15 में 76.50 ऑलरेडी गिवन। प्लीज थैंक यू। दूसरा सवाल में पूछा था कि डोमेस्टिक मार्केट पे क्या असर होगा, ठीक है। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री ये, उसका तो जवाब आया नहीं। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री ये है कि क्या ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट के बारे में, इसमें जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उसके इंपोर्ट किया जाने का भी मेरे ख्याल से प्रपोजल में जो बात की गई है, तो क्या ये इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बारे में सरकार क्या कुछ सोच रही है? अगर सोच रही है तो उसकी क्या डिटेल है? थैंक यू। माननीय सदस्य ने जो सब प्रश्न पूछा है, मैं उनको जो है वो उनके पूरे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिलवा दूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि माननीय मंत्री जी इस समय स्वस्थ नहीं है। उसके अतिरिक्त जो बायलैटरल ट्रेड है एशियान कंट्रीज के साथ, हमारा संकल्प है कि सभी क्षेत्रों में देश की प्रगति को और देश के लोगों के सरोकार को प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ें। श्री कृष्णा सर, most of the bilateral treaties which were signed during the previous government time, they have brought in an inverted duty structure which actually militates against manufacture in India. It encourages imports of the finished goods rather than raw materials and byproducts. Now, will the government review these agreements and correct this inverted duty structure so that the Make in India program becomes a reality? जितने भी आसियान कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, सभापति महोदय, उस बारे में सरकार जो है समय समय पर उसकी समीक्षा करती है और जिस समय भी आवश्यकता होती है उस समीक्षा की दृष्टि से उसके आगे काम करते हैं। श्री रंगराजन। I feel pity for my friend. See, this bilateral agreement with Cambodia, Brazil, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, all these countries,
They have given 3 years figure, 2012, 13, 14, 15. See, totally put together, some $28,000 million. I would like to know from the minister, imports how much in this figure? For 2012, how much? 2013, how much? 14, how much? 15, how much? And up to December 2016 also you have given 4 years. How much we have exported? And how much import? How much you have imported? Or is India is losing? More export mean or less export means our trade deficit increases. Thank you. So I would like to ask the minister, it is a ruination of domestic industry, domestic product. I would like to clarify. Please give me the figures first. माननीय सदस्य ने सभापति जी जो प्रश्न किया है, क्योंकि मूल प्रश्न जो है उसमें सरकार बदलने के बाद जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके बारे में पूछा गया था। फिर भी माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक प्रश्न किया है उसके उत्तर की दृष्टि से इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू एशियान इन यूएस मिलियन बरौनी में 2012 एंड 13 में $40 मिलियन, 2013 और 14 में 32, 2014 एंड 15 में 42 एंड 2014 एंड 15 में 841। और उसके अलावा और भी जो डिटेल माननीय सदस्य चाहते हैं उनको हम दे देंगे। Thank you, Shri Darda. No, just 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. No, the minister has said that he will make the information available. चेयरमैन सर, Please. मैं आपके माध्यम से I will give you a No, detailed the reply. minister will make the information available. चेयरमैन Shri सर, Darda. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो समस्या थी, क्या उन पर कोई समझौता हुआ है? और विशेष रूप से अमूल तथा अन्य डेयरी जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में जानना चाहता हूँ। इसको लेकर जो गतिरोध बना था, क्या वो दूर हुआ है? और साथ ही साथ में जो समझौता हुआ उसका रूप क्या है? फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में जो गतिरोध थी, जो क्षेत्र में दिक्कतें थी, क्या वो दूर हुई है? उनके साथ में समझौता हुआ है? और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कितने राउंड्स आपके हो चुके और उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप जानते होंगे कि अमूल जैसा अपना जो प्रोडक्ट है उसको अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में बेचने की परमिशन है, पर यूरोपियन यूनियन ने उसको बैन करके रखा है। तो इस दृष्टि से क्या आप लोग भी इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं कि जिससे यूरोपियन यूनियन की जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर नहीं बेचे जाए और हमारी यहाँ की जो डेयरी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए और मेक इन इंडिया के माध्यम से इसको मजबूत किया जाए? Thank you. थैंक यू सर। सर, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है इस बारे में चर्चा हुई है और चर्चा अभी भी हो रही है। जहाँ तक जिन विषयों को माननीय दर्दा जी ने कहा है, निश्चित तौर से उन व्यापारिक क्षेत्रों की रक्षा, उन व्यापारिक क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। Thank you. First, no, please. Honorable members, let me, please. 1 minute. You can, please. Question 123. Question 123. Let the answer be, yes. Sir, Honorable Minister, the reply that has been given, it was a specific question. Entire world knows that contract labor workers are covered by Industrial Disputes Act. Entire world known. Why should I make a question? Am I so fool? You are replying they are covered by Industrial Disputes Act, so they need not get any separate compensation package. But you know, because of the very character of their deployment, they are daily basis employed, daily basis thrown out. Whether you require a concrete measure
to ensure that whenever they are retrenched, because contract worker, they will be subject to retrenchment, whenever they retrench, they will be taken care of by appropriate retrenchment compensation. Don't skip the reply by telling they are covered by the Act. Act is there, but it is never implemented, and particularly for the contract workers. This is my first supplementary. His question is regarding the compensation to the contract laborers on the retrenchment. But as per the Contract Labor Act, there is no such provision. But however, I have mentioned here that under the ID Act, that is of 1947, everybody as trade union may be aware and everybody may be aware. The compensation of workmen that is there. The workman definition and contractor definition, these are comes in the variations. So that's why I have already straightway mentioned there is no such a separate compensation in the Contract Labour Act. Even though the establishments or the employer, whoever employing the 10 or above, they are getting under this Industrial Dispute Act also. Because already I said, because the 15 days under the scheme which I have mentioned, Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana, the unemployment allowance will be provided for 1 year, and that too 15 days of wages. So this is there. Even then, sir, see, my government is, we are committed to give the wage security and job security and social security. That's why wherever Act attracts, there we are complying with this. But the contract labor, wherever the exploitation is taking place, if the central government is central sphere and the state government is state sphere, so any complaints have come from central government side from me, I will definitely take action, sir. Second supplementary, please. Sir, my second supplementary, while putting my second supplementary, I would like to impress upon the Honorable Minister. Please give security to the workers. You are committed. But that does not come through sound bite in the media. For that, certain concrete thing is required to be done on the ground. You give me a single example in the country that contract workers, after getting retrenchment, have got unemployment allowance. Give me a single example, name, address. I am ready to kneel down before you and crawl before you. Give me a single example. Please don't misguide the House like this. My second supplementary is that you told they are covered by Employee State Insurance Act. Now the Employee State Insurance Act, though it can legally cover the total number of regular workers, even out of them hardly 30% are covered. 70% regular workers are out of the insurance ESI cover. This is the reality. Your data also says like that. If the number of ESI subscribers, if you calculate, you will come to that conclusion. Question. And you are formally covering the contract worker. That contract worker will be getting ESI. You are making them a big bonanza to them. It is not correct. So my point is that whether you are taking any concrete action or at least to make the law enforceable. Thank you. Whether you are, please, you are considering the consensus decision recommendation of the Indian Labour Conference that the Contract Labour Regulation Act Rule 25(2)(a)(b)(c), which is in rule for same work and similar service condition like regular workers, same wages, whether you will bring that rule
to the body of the law so that it becomes justiciable, it becomes enforceable. It will not only depend on your sound bites, some concrete things will be done in the ground. Thank you. And that is a consensus recommendation of the Indian Labour Conference. Previous government's Labour Ministry prepared the law, sent it to PMO for taking up in the Mr. cabinet. Tapan Sen, Previous please. government did not do. At This this is- well, you will please finish don't make the a speech. thing. That is my humble request Thank to you. Regarding the ESIC Act, 10 or more employees, either contract worker or any other worker, they come under the jurisdiction of ESIC Act, which provides medical benefits. I need not explain that. But regarding the other things, and also I am happy to announce in this House, even for the EPF, now the establishments, those who are employing 20 or more, they are under the coverage. Now the government is going to propose an amendment in the EPF Act also to get more coverage for the unorganized sector or the whatever you call the outsourcing workers or contract workers. We are getting into number 10 or more. Then these two things, on social security, as I mentioned, wage security, and whichever you say, the Indian Labour Conference. The Indian Labour Conference, we have taken a decision and we are implementing, and I am going to see that all the informal sector will be converted into the formal sectors through these amendments. I definitely assure you that there will not be any variation about this. And that's why this, another thing is, out of this, wherever this, you want any action or any other things you are asking me. And under this scheme, the 1,251 cases have come and 5 crores 93 lakh people have been given benefits. We have disbursed it. Thank you. Shri Madhusudan Mistry. करता हूँ, मुझे मौका दिया है तो बोलने का। सर, इतने सालों के बाद भी मैं देखते जा रहा हूँ कि जिस तरह सरकार है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर रेगुलर एम्प्लॉयर जो होते हैं उसको भी कैजुअल लेबर के अंदर कन्वर्ट करती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो इनके सामने ये है कि सर इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। ग्रेच्युइटी, प्रोविडेंट फंड, ESI, ये सब की तो बात जाने दो, और उसके अंदर वाकई में उन्होंने साल में कितने दिन काम किया वो भी इनके पास में रिकॉर्ड जानबूझकर है तो सरकारें रखती नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है और जो कैजुअल लेबर्स है उसके बारे के अंदर सरकारों को क्या निर्देश आप देते हो? सर, हाई कोर्ट के डिसीजन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को है तो गुजरात हाई कोर्ट ने परमानेंट करने का डिसीजन दिया। हजारों लोगों को गवर्नमेंट इज नॉट एम्प्लॉइंग, गवर्नमेंट इज गोन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो एक बार तो आप जो है पूरे देश के अंदर सबको आगे ले जाने की बात कर रहे हो, दूसरी ओर जो मजदूर दिन रात काम करता है न तो उसके लिए बजट पे ज़्यादा कोई प्रावधान है NREG के अलावा, और नहीं आप कोई सोशल सिक्योरिटी उनको देते हो। सर, मैं जानना चाहता हूँ मिनिस्टर कि आप करोड़ों जो कैजुअल लेबर है इस देश के अंदर, उसको वाकई के अंदर उसके कितने दिन की उसकी रोजी है, उसका प्रोविडेंट फंड, उसकी ग्रेच्युइटी, उसको है तो ये सब चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हो? कैन यू एनफोर्स द गवर्नमेंट टू डू दिस और स्टेट गवर्नमेंट? वेरी अनफॉर्चुनेट सर। Thank you. So really, see the challenge which is there before us, that is very serious. And regarding this matter, already I have told him that the central sphere, the central appropriate authorities will come in the picture, and the state government and the appropriate authority is the state government. But even though, regarding the regularization, all these things, that comes to the picture with the state governments. But as far as the licensed contractors, there is a provision in the Contract Labour Act that a contractor or the employer should be first registered, and then we will provide the license. And if anybody is default or anybody is violating the law, then we will
punished under the law. And as far as 2014 and 15, the licensed contractors are 41,183. And number of labor contractors which we are available, that is 19 and odd lakhs. So that's why, what I mean to say is, under the Contract Labor Act, see in the different names, in the different styles, they may be changing the definition, they are employing the workers. And still to 14 years, 15 years, 16 years, large number of workers, they are working on the same way. So that's why, if it is to be corrected, but there are some employer, there are some people, those are doing these malpractices under this way of definition of a contractor and different to the regular worker. So that's why, if it is come to my notice, I will take definitely action, sir. Thank you. And, sir, what? Thank you. I am telling you, any violation of act. Mr. Ji, any violation of act. Please. Sir, please. Question is, sir, any violation of act definitely comes under the criminal provisions, prosecution of criminal provisions, sir. That's why you give me anything. Don't argue. Definitely that take care. Okay, question is over. Next question. Mr. Ji, please sit down. Please sit down. Thank you. If there is a defect in the law, then there is a procedure for going about it. Normally, state government don't give any permission to file a criminal act against their own officers. In that case, is that the fault of the central government? That is the question. Shri Anil Desai. It's a very important question. Sir, today, unorganized labor sector comprises more than 90% of the labor fraternity in the country. And against that, organized sector mainly concentrates in public sector enterprises, central government undertakings, and major and big industrial houses, where compared to unorganized labor, they are enjoying better pay, better allowances, perks, their facilities are there, insurance is there, health facilities are given to them. These very public sector enterprises, these very government undertakings, of late they have been employing workmen on contract basis, and that has been open under Contract Labor Act. They are deprived of, exploitation of labor is going on rampantly. They are given promises while taking up on the job that some point of time they will be regularized, even under Apprenticeship Act 1961, where it is applicable in some government undertakings, the apprentices are taken, but after their apprenticeship is completed, they are just thrown out, they are just taken off their muster. My question to the Honorable Minister through you is, sir, that this contract labor, they are seeking, this very apprentice people, they are seeking this youth of our country, that instead of exploiting labor, will government certainly think on the lines that recruitment being an onus on the government, will they in near future, will they really take measures effectively so that employment problem in our country is effectively addressed? Thank you. Thank you. Sir, the concern of the Honorable Member is particularly for the unorganized sector. And in the unorganized sector, gradually we wanted to cover from informal to formal sector, which I have already mentioned. For this, sir, for first phase, in the first phase, this government did, from 1st August 2015 itself, the 4.5 crore construction workers we have brought under the, that is, into the organized workforce. And now they are getting all ESIC and EPFO benefits. Like that, even in the auto rickshaw workers, and even for the rickshaw pullers, a pilot project we have started in Hyderabad, and in soon Delhi also, we are going to start this project. Why I am expressing this, sir? This is regarding the social security benefits. And if once
If once this coverage comes to the 20 to 10, then naturally the provision will be there. Other point is the public sector and other state PSUs in other sectors, the employment is there, but I have already mentioned, sir, this is under the name of, under the changes of other names only they are getting it. But this is a really serious matter, sir. Once the all members concerned and will see that any new act, any new change comes in, then only strictly we can implement this act, sir. Otherwise, it is very difficult to act because somewhere principal employer is different and contract is different. And many of the workers, principal employer gives the contract to the contractor, and contractor is many times is not giving proper wages. So these things we wanted to change in format also, and but an act is to be needed, or amendment is needed. For that only we have to think, sir. Shrimati Vijila Satyanarayana. The small BD manufacturers in the unorganized sector manufacturing about 20 lakh BDs per annum are exempted from excise duty. But it is difficult to locate and estimate the number of BD rollers engaged by these small BD manufacturers. As a result, the workers are deprived of all the benefits, the various labor laws, and escape the notice of the enforcement officers also. I want to ask this specific question. Are there the contract BD workers given proper attention, whether they will get they will comply to all the act, the EPF, ESI and everything, but these law evaders, how can we bring them into this ambit? And how even I could see in that BSNL, the public sector company, which has about, see today I read that over 200 contract workers has been working in BSNL for about 10 years. But the payments they receive are very meager. Every contract workers are being paid only 220, inclusive of DFS allowance of ₹100 rupees. But after deducting a percentage towards their employment provident fund, this what is the question? No, my question is, I want to know specifically from the minister that this medical insurance scheme, specifically we heard now, and especially after the retrenchment of jobs for this BD workers, for the contract workers altogether, even from the public sector unit as well as by the private people, those who are engaging contract workers. Everywhere after retrenchment, have you paid, have you endorsed, well, the government, central government endorsed that they will be properly given their due amounts. That is the dearness allowance and all the amounts which they are due. Specifically, regarding the contract workers engaged in central government offices have the protection of minimum wages fixed under this Minimum Wage Act. If anything, any complaint is with you, please give it to me, then I see that what can it be done. Regarding the, because you are telling the minimum, I am telling you that the minimum wage we are providing in the central government sphere. And wherever the state government is there, this is the jurisdiction of state government, I can't say anything. But about the BD workers, they are mostly women, sir. Women. And all the, under the BD workers, those who are there, we are providing all ESIC and EPFO benefit where they are under 20. Number two. Other thing is, where there are some two issues are there, because I come from a state where which large number of BD workers are there. So practically, I work with them. So that's why we are providing 1,000 rupees pension for the under the EPF for the BD workers. Two. I am telling you. Second thing is,
those who are some private people, those who are engaging in not in the premises of the factory or somewhere called, they are also been inspections are there, our inspectors are there. We are providing new members into the EPF and we are providing. Any specific cases there, sir, then I will take into care. Thank you. Question 124. Questioner not present. Let the answer be given. Sir, question is laid on the table of the House. Supplementaries, Mr. Rapolo. Global crude oil prices are now 4-year low, and Union government is getting savings of about 14,000 crore from the LPG subsidy reduction. Across several nations, there is reduction of the wholesale prices of gases. But though we are hearing now and then about the falling of the prices of petroleum and diesel in India, but we are yet to know the reduction of price of the LPG and other required gases. Is Union government contemplating to review how much benefit they are getting, how much subsidy they could save, and are they ready to pass on that relief with the fall of the prices of energy, crude oil? Thank you. Are they going to transfer those to the consumers across the nation, and Thank how you. much benefit they are going to give to the consumers of the nation? Thank you. Thank you, sir. Sir, Chairman, sir, let me answer this question in this way. Already, LPG is already a subsidized product. In this month, around 94 rupees of subsidy we are giving from budget to each and every on each and every cylinder. So already since last so many years, LPG customers are protected through subsidy, and this month only, in this month also, we are giving subsidy per cylinder, which is around 94 rupees. Shri K.K. Rakesh. Sir, it is very clear that the direct benefit transfer of LPG scheme is being implemented on the basis of the recommendation of the Kirit Parikh Committee report. I want to, and the Kirit Parikh Committee report had recommended how the subsidies has to be curtailed in a phased manner. And this, the present scheme is being implemented on the basis of the recommendation of the said committee. I want to know whether the government is going to implement all the recommendations of the Kirit Parikh Committee report, which had recommended for curtailing the subsidy, limiting the subsidy only for those people who come under the BPL families. So I want to know whether the government is going to implement all those recommendations. Thank you. Chairman, sir, we have implemented Dr. Kirit Parikh's recommendation on DBTL. We are starting now. World has acknowledged our performance through different recognition. This is the biggest ever direct cash benefit transfer mechanism in the world. That apart, Dr. Parikh has recommended so many other things. As and today, yes, I am very grateful to my friend. He has initiated a good debate. This subsidy is meant for whom? Should this subsidy go to affluent society of the population, or it should be targeted for the poor man of the country? My government, my Prime Minister is very clear, again and again is stating this issue in public domain. Subsidies meant for poor. Gradually, through technology, through consensus, through appeal, we will be moving towards a targeted subsidy distribution mechanism. Give It Up is a best example. In last 27th March of 2015, Honorable Prime Minister's appeal to the countrymen. Sir, traditionally, what we thought, cutting the subsidy means cutting the quota. Sir, this government has innovative idea. Prime Minister appealed to the citizen,
let those who can afford their kitchen through their own pocket, let they give up the subsidy. Sir, let me inform through you, sir, this, to this August House, on the appeal of Honorable Prime Minister, 83 lakhs citizens are now by today they have given up their subsidy. Lot many common man, lot many middle class people, lot many retired person are also joining this movement. I am principally agreed. Time has come. Subsidies should be targeted. Subsidies should be only given to those who need. But gradually, this is a welfare state. Sir, with some little bit pro-people measure, the other vested interest people may come up. Sir, without any push, without any coercive approach, this government is committed for the gradual reform of subsidy mechanism. Thank you, Shri Sancheti. सर, जैसा कि कई लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है और उसका लाभ जो है वो गरीबों को मिल रहा है, आने वाले समय में बजट में बताया गया है कि बहुत सारे नए 1.5 लाख नए सिलेंडर्स और कनेक्शंस लगने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अगर कोई नए प्लांट मैन्युफैक्चरर्स जो सिर्फ ये सब्सिडाइज सिलेंडर्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे तो क्या भारत सरकार उनको कोई विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी? धन्यवाद। सर, माननीय सदस्य ने 1.5 लाख कहा, 1.5 लाख नहीं, हमारी सरकार की कल्पना है आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं के नाम पे, बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम पे हम इस योजना को ले जाएंगे। भारत की हर एक गरीब के घर में सरकार की अनुदान से, सरकार की जिम्मेवारी से एलपीजी कनेक्शन लगेगी। बाकी रहा, इन्होंने कहा कि क्या प्राइवेट सेक्टर को उसमें हम पार्टिसिपेट करवाएंगे। सर, आज के दिनों में मेरा उत्तर है नहीं। ये सब्सिडी आज भी हम देते हैं, गरीबों को हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में आज की तिथि में सरकार की ये नीति है। हम ऑयल मार्क सरकारी उद्योगों के माध्यम से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से उसको हम वितरण करेंगे। Thank you. Thank you. Question 125. बिल्कुल प्रायोरिटी है। Sir, last year's heavy rains devastated not only Chennai but also Puducherry. Government of Puducherry asked for rupees 491.9 crores to take up relief, rehabilitation and reconstruction works. But Home Minister announced that 50 crores as interim relief and nothing has been announced after that. But surprisingly, the Finance Ministry sanctioned even this amount not as additionality but reappropriation from central plan assistance to non-plan grants. So I would like to know from the Honorable Minister why only 50 crores was given when Puducherry asked for 491.9 crores. Thank you. Why, Nisa, another question. Why was it One question at a reappropriated time. from CPA? Yeah, okay. What the honorable member raised about the issues of Puducherry which was resulted due to damage, in the Home Ministry, we have shared this concern and we have tried to deal with the issue because he's right, the Puducherry is a union territory. So it doesn't have, as per the earlier provisions, SDRF, which is only for the states, not for the union territory. So union territories get the grant, not the matching assistance from the central government. So they do not have this provision. But the reality is that it has faced the severe nature of floods as Chennai and other parts of Tamil Nadu faced. So we have taken certain steps. I would like to inform the honorable member through you, sir, that as the provision with the state, the new Union Territory Disaster Response Fund has been created. Now onwards, the Union Territories will get the fund as the states are getting. And the 491.99 crore, the amount projected by the Puducherry government, which we have received and our interministerial central team has assessed, and this will be placed before the subcommittee of the National Committee, as well as it will be placed before the high-level committee, which is headed by the Home Minister. So this time also, additionally 10 crore has been placed for Puducherry. That is the highest among the Union territories, more than Delhi. So from this year onwards, I hope that this
the problem which we have been facing with regards to Union Territory will be settled. Second question. Sir, Puducherry is prone to floods or heavy rains every year. We have been requesting to include Puducherry under National Disaster Relief Fund, as has been done in the case of other states. But Government of India is not accepting this, stating that Puducherry is a union territory. We are affected year after year due to floods. So how does it matter whether we are a union territory or state? Thank you. Sir, we are asking for including Puducherry under NDRF so that we get some relief under NDRF. Thank you. I'm just adding to what I had stated earlier, that this year also the pending proposal is under process, and for the next year also 2016-17, the provisions have already been made for Puducherry. So these recurring problems what Honorable Member had raised should be settled in the year to come. Shri Nachiappan. Actually, the Puducherry was much affected by the recent flood and also the rain. But there are the relief work which was given by way of grant, whether it is having a breakup on for the welfare of the fishermen, welfare of the farmers and the day earners, so that they can be, their assets and other amenities can be restored back to their normalcy. What is the breakup we are given for these activities? The Finance Commission prescribes how the relief material and money component has to be distributed, and the entitlement is already being laid down in the rules. But the state government has to project those affected people, and central government do not decide except that central government goes by the laid down norms. So according to the laid down norms, whether it's the fishermen or the farmers or the immediate affected by the floods and other causes, this will be decided on the basis of the actual happening on the ground, and as per things being projected, which is by the state government, which is duly assessed by the inter-ministerial central team, will decide, and accordingly this is process for the further action. Shri Ramalingam. Sir, while allotting the flood relief fund, the state government and the central government is calculating only the crop damage, but they are not calculating the cultivable land damage. So, Minister had any idea to give instruction to assess the land damage also? Then I appreciate the Minister that Home Minister is now creating for separate union territory disaster fund. But this fund will be applicable to the existing, the already happened the flood, or otherwise the next flood will be, it will cover, or the already the damage will be covered in this fund. Thank you. Sir, as I stated earlier, that whatever damage is being done has been assessed, and that will be processed. For the future course of action also, a new body has been created for that it will deal with the issues related to the union territories. But with regards to the land is again a different subject, because this is for Ministry of Agriculture, because crop is related to Ministry of Agriculture, though the high-level committee is headed by the Home Minister. So land damage is not included into the item listed by the Finance Commission. So it is for another subject to be considered. Shri Athwale. चेयरमैन सर, मंत्री महोदय से मुझे जानकारी चाहिए कि पुदुचेरी में फ्लड से काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी लोगों का भी नुकसान हुआ था, उनके प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था। तो भारत सरकार से उनको कितनी मदद मिली है, कितने लोगों का पुनर्जन्म हो गया है, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। सर, पुदुचेरी में ह्यूमन लाइफ दो का मृत्यु हुआ था और कैटल टोटल 1035 का नुकसान हुआ था और टोटल घर 4327 का टोटल नुकसान हुआ था और उस हिसाब से हम लोग उसको मदद Thank you. Question hour over. House is adjourned till 2 p.m.